नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से है। कुछ दिन पहले ये खबर सामने आया था कि अभी एक बार फिर से जीटीआरई की तरफ से कावेरी इंजन को तेजस में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है और पिछले साल रशिया में ड्राई कावेरी इंजन को टेस्ट करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी इसके एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया गया था और अगर इसमें हम सफल हो जाते हैं तो आगे चल के तेजस में हम जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन के बदले हमारी इंडिजिनस कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इसी बात को लेकर डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि वो अभी ड्राई कावेरी इंजन को बेस करके कावेरी डेरिवेटिव इंजन को बना रहे हैं, जिसे तेजस के एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और रिसेंटली गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन की कुछ यूनिट्स को भी जीटीआरई को हैंडओवर किया गया था, जिसमें से अभी 2 यूनिट को खास करके तेजस के एक ट्रेनर वेरिएंट में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का फैसला किया गया है। अभी के लिए हमारी डेरिवेटिव इंजन 46 किलोटन से 48 किलोटन के आसपास के ड्राई थ्रस्ट को और एग्जिस्टिंग आफ्टर बर्नर यूनिट के साथ लगभग 78 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन से लगभग 6 किलोटन कम होने वाला है। लेकिन जीटीआरई का दावा है कि अभी वो ड्राई कावेरी इंजन को फर्दर मॉडिफाई करने वाले हैं, जो कि 57 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा और इसके लिए एक नई आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को भी बनाया जा रहा है, जो कि 90 किलोटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने में मदद करने वाला है। फिलहाल अभी कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए सिलेक्ट किए गए 2 प्रोटोटाइप में से एक को एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में मॉडिफाई करने का फैसला किया गया, जिसको जल्दी ही तेजस में इंटीग्रेट करके इनिशियल टेस्टिंग को शुरू करने की बात की गई है। अगला अपडेट नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से और अभी हम नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किए जाने वाले सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर अभी हमारी डोमेस्टिक सिविल एविएशन सेक्टर और मिलिट्री सेक्टर दोनों की तरफ से नज़र रखा जा रहा है और पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी को प्रॉमिस किया जा चुका है और इंडियन एयरफोर्स इनिशियली इससे 15 एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात कर चुकी है। अभी के लिए सारस मार्क 2 की 19 सीटर वेरिएंट को लेकर काफ़ी चर्चा चल रहा है, जिसे पिछले कुछ सालों से नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। अभी सारस मार्क 2 की फाइनल डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से अभी इनिशियल फेज में इसकी 2 प्रोटोटाइप को बनाने का एम रखा गया है, जिनको 2026 तक रोल आउट करने का एम रखा जा रहा है। इसके बाद 2028 तक इसकी एक और प्रोटोटाइप को बनाने के साथ साथ इसकी सीरीज प्रोडक्शन को भी स्टार्ट करने का एम रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अभी सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की 3 प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसके तुरंत बाद ही सेम ईयर में इसकी सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। अभी एचएएल की तरफ से बात बताया जा चुका है कि वो अभी जल्दी ही सारस मार्क 2 की पहली यूनिट को मैन्युफैक्चर करना शुरू करने वाला है, यानी कि अभी से ही सारस मार्क 2 को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट WHAV व्हीकल की तरफ से है। ये डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया और टाटा और महिंद्रा डिफेंस की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाने वाला एक 8x8 फील्ड आर्मर्ड व्हीकल है। वैसे इस व्हीकल में तो काफ़ी पोटेंशियल है और इनको आर्मी और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी इंडक्ट करना शुरू किया जा चुका है और शायद आगे भी ऐसा किया जाने वाला है। इस बीच डीआरडीओ की तरफ से इन व्हीकल को लेके कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट को किया गया है। डीआरडीओ की तरफ से ये बात बताया गया कि वो अभी इन व्हीकल के लिए एक एड ऑन कंपोजिट एमो को डेवलप कर चुके हैं, जो कि बहुत ही आसानी के साथ इन व्हीकल में इंटीग्रेट किया जा सकता है और इस नए आर्मर प्लेट को इंटीग्रेट करने से ये स्टैंडर्ड लेवल 3 स्टैंडर्ड की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि लगभग सभी तरह की स्मॉल आर्म की फायरिंग से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के साथ साथ AK-47 की स्टील कोर बुलेट को भी रोक सकता है और यहाँ तक कि 8 kg तक की एक्सप्लोसिव की ब्लास्ट को आसानी से झेल सकता है। फिर अगर ये माइन के ऊपर चढ़ जाता है तब भी व्हीकल के अंदर मौजूद की मेंबर सेफ रहेंगे। WHAV व्हीकल को वैसे तो कई तरह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं और कई तरह के व्हीकल के तौर पर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन इसके जितने भी यूनिट अभी इंडक्ट किए जा रहे हैं उन सभी को मेनली इन्फेंट्री ट्रूप्स और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और एक्स्ट्रा लेवल की प्रोटेक्शन से जंग जैसे हालात में या किसी भी बैटल फील्ड में ट्रूप्स को सेफली वहाँ पे ले जाने में या डिप्लॉय करने में या फिर वहाँ से इवैक्यूएट करने में हमको मदद मिलने वाला है।
डीआरडीओ का कहना है कि ये जो आर्मर्ड प्लेट होने वाली मॉड्यूलर डिज़ाइन के होने वाले हैं, जिस वजह से इनको बहुत ही आसानी से व्हीकल में फिट किया जा सकता है और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अभी आर्मर्ड प्लेट की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी डीआरडीओ की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ शेयर करने का फैसला किया जा रहा है ताकि इनको जल्दी ही मास प्रोड्यूस किया जा सकेगा। अगला अपडेट मरीन इंजन की तरफ से है। अगर देखा जाए तो एयरफोर्स और आर्मी के मुकाबले इंडियन नेवी इंडिजिनस सिस्टम के मामले में हमेशा आगे रही है और किसी भी लैंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम या एरोस्पेस सेक्टर के मुकाबले हमारी शिप बिल्डिंग सेक्टर हमेशा इंडिजिनस सिस्टम की रेस में आगे चला है। और अभी हमारी नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट होने वाले लगभग सभी वेसल को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमारे पास खुद की कोई प्रोपल्सन सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से भले ही हम भारत में कंप्लीट शिप्स को बना सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन इंजन होता है, प्रोपल्सन सिस्टम होता है, उसके लिए हमको दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है और इनको कहीं ना कहीं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी हम इसमें कुछ हद तक सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हैं और ऐसा मौका हमको मिलने वाला है। अभी जीआरएसी की तरफ से बताया गया कि वो अभी फिनलैंड की कोंग्सबर्ग के साथ एक एमओयू को साइन कर चुके हैं, जिसके चलते जीआरएसी की तरफ से भी कोंग्सबर्ग की वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम खास करके हाई स्पीड और स्मॉल साइज की वेसल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके लिए अभी तक हम इन सिस्टम को डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी टीओडी के साथ इनको जीआरएसी की तरफ से भारत में बनाना शुरू किया जाएगा। आने वाले 3 से 5 साल के अंदर एक एस्टिमेशन के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से और इंडियन नेवी की तरफ से कुल मिलाकर 140 से ज़्यादा फास्ट इंटरसेप्टर बोट और फास्ट अटैक क्राफ्ट्स को अपने सर्विस में शामिल किया जाएगा और इस तरीके के ऑर्डर को वहाँ पे प्लेस किया जाएगा। और इन सभी में हमको वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली थी। अब पहले के हिसाब से हमें इन सभी सिस्टम को इम्पोर्ट करना पड़ता, लेकिन अभी इनको भारत में ही बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट भी जीआरएसी की तरफ से। आप सब जानते हैं कि जीआरएसी भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का मेजर प्लेयर है और अभी इंडियन नेवी की लगभग सभी मेजर वॉरशिप्स को मझगांव डॉक लिमिटेड और जीआरएसी की तरफ से डिवाइड करके मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर है या नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स है, उन सभी को भी इन दोनों की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है और अभी इनकी कुछ पार्ट को जीआरएसी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी पता चला है कि जीआरएसी की तरफ से भी डीआरडीओ के लिए भी एक स्पेशल वेसल को बनाने की कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया जा चुका है। अब सभी ने देखा होगा जब भी हम कोई मिसाइल को टेस्ट करते हैं तो सेम टाइम पर चाइनीज रिसर्च वेसल अचानक से इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर जाते हैं और इंडियन मिसाइल टेस्टिंग को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही डीआरडीओ की तरफ से भी एक रिसर्च शिप को एक्वायर करने का फैसला किया गया था और इसके लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था। अब बताया जा रहा है कि इस टेंडर में अभी जीआरएसी की तरफ से सबसे कम बिड किया गया और इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 500 करोड़ के आसपास की होने वाली है। इसमें एक डेडिकेटेड साइंटिफिक रिसर्च वेसल को बनाने का प्लान किया गया था, जो कि डीआरडीओ को डीप सी रिसर्च में मदद करने वाली है। अब फिलहाल इस डील को लेकर ज्यादा कुछ पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है अभी के लिए डीआरडीओ और जीआरएसी के बीच इस डील को लेकर फर्दर नेगोशिएशन होने वाली है, जिसके बाद जाकर ऑफिशियल एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।